नमस्कार। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इनकी बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है और जब ये भरोसा टूटने लगता है तो फिर रिश्तों की बुनियाद भी दरकने लगती है। कुछ ऐसा ही देखने में सामने आ रहा है। एक बहू ने अपने ससुर के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बात अमीर बनने के शॉर्टकट रास्ते की भी होगी, लेकिन इस रास्ते पर चलकर शख्स करोड़पति तो नहीं बन पाता है। हाँ, डबल बीवियों का पति बनकर सामने जरूर आता है। इसके अलावा जुर्म की कुछ और खबरों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्वाई क्राइम स्पेशल। बड़े अरमानों से उस बहू ने अपने ससुराल में कदम रखा था, लेकिन फिर उसके एक एक कर सपने बिखरने लगते हैं। हालात ये हो गए कि आखिरकार उसे पुलिस की मदद लेनी पड़ी और फिर घर की चार दीवारी लांघकर मामला थाने तक पहुंच गया। हम जेल भिजवा देंगे, हम तुमको मार देंगे। बहुत बहुत डराते थे हमको, इसीलिए हम इतने दिन तक चुप थे कि मेरी फैमिली को कुछ नहीं हो। ये दर्द है उस बहू का जिसके ससुर एक पुलिस अधिकारी हैं, उस विभाग में है जिसके ऊपर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन आरोपों की माने तो ससुर जी अपनी ही बहू पर बुरी नीयत रखते थे, उसे सताते थे और उस पर अपनी वर्दी का रोब भी दिखाते थे। ससुर अपने एसपी होने का रौब दिखाते थे, बोलते थे 10 सिपाही को सामने में खड़ा कर देते थे और उनसे डांटते थे और फिर जीसर करवा कर भेजते थे, कुत्ते की तरह डांटते थे उन लोग को। फिर जब वो लोग चला जाता था तो बोलते थे कि देखो ये सिपाही लोग को हम ऐसे रखते तो तुम कहाँ पे जाओगे, तुमको तुम्हारे माँ बाप सबको केस में हम फंसा देंगे और तुम लोग को जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे भाई लोग को उठवा देंगे। वो बोलते थे कि तुमको तुम्हारी दोनों बेटी को मार देंगे। आखिर में तो बहुत ज़्यादा तंग करने लगे और जब हम कुछ भी बोलने का कोशिश करते थे तो वो बोलते थे हम एसपी हैं, हम बिहार के दबंग, हमको कुछ नहीं होगा, हम सबको जानते हैं। फिलहाल आरोपी ससुर मंसूर अहमद जमुई में बीएमपी 11 के कमांडेंट हैं। मंसूर अहमद के बेटे दानिश की शादी 2010 में होती है। इस शादी में बतौर दहेज 10 लाख रुपए और 50 भर सोना भी दिया जाता है। शादी के पहले सब कुछ ठीक था। देखिए हम तो मंदिर से परहेजगार हैं, ये हम एकदम ईमानदार आदमी हैं, कहीं भी रहे सब हुजूर तो लिए कुछ नहीं। और खान जब भी कोई भी चीज़ प्लेट है सबसे पहले हमको डर्टी करते थे, पहले हमको बैठालते थे, अपने खड़े होकर खिलाते थे, तो लगता था कि बहुत इनोसेंट आदमी है। लेकिन जैसे शादी हुआ उसके बाद जैसे लगा कि जस्ट उल्टा हो गया। बेइज्जत करना, टोन मारना, ये सब चलता था। लेकिन हम लोग सोच रहे कि छोड़ो, बच्ची की बात है, अब चलो आप अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। बहुत सी बच्ची बात हमको बताती नहीं थी, लेकिन देखते थे कि इसका चेहरा सूजा हुआ रहता था, लेकिन उतना समझ में नहीं आता था। शादी के बाद हालात बदलने लगते हैं। आरोपों की माने तो मंसूर अहमद की नीयत भी बदलने लगती है। मंसूर अहमद अपनी बहू के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी बहू को कॉलेज छोड़ने भी खुद जाते हैं। जब हम कॉलेज जाने के लिए तैयार होते थे तो मेरे हस्बैंड को नहीं जाने देते थे और खुद लेकर जाते थे गाड़ी से। वहाँ रास्ते में छेड़खानी करते थे, कभी पे हाथ रख देंगे, कभी कुछ करते थे। ऐसे ऐसे हमको परेशान करते थे, बहुत तंग करते थे। लेकिन हम नहीं बता सकते आपको क्या होता था। हर वक्त किसी न किसी मौके की तलाश में रहते थे। हम कैसे रहते थे वहाँ हम नहीं जानते, बहुत मुश्किल से हम वहाँ जिंदगी काट रहे थे। जुल्मो सितम का दौर भी शुरू हो जाता है। पीड़ित बहू के साथ मारपीट और गाली गलौज की जाती है। पीड़ित बहू एक एक कर 2 बच्चों की मां बन जाती है। बच्ची के पैदा होने पर सितम बढ़ने लगता है। तब पीड़ित बहू अपने मायके आकर मेडिकल की पढ़ाई शुरू कर देती है। उसे उम्मीद थी कि मामला संभल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। पता चलता है कि उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है। इसके बाद पीड़ित बहू फुलवारी शरीफ थाने में मामला दर्ज करवाती है। मेरे हस्बैंड 5
तो हम इसको सुने कि शादी कर रहे दूसरी, तब जाकर हम केस किए, क्योंकि हमको लग रहा था कि शायद मेरी शादी बच जाए, शायद मेरी शादी बच जाए, शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन उनको अपनी गलती का कोई एहसास नहीं हुआ और वो दूसरी शादी कर रहे थे, अपने बच्चे तक के नहीं सोचे सर। हम उस घर में जाना चाहते हैं लेकिन वो लोग हमको मार देंगे, मेरे दोनों बच्चों को भी मार देंगे। आरोपी पति ने इस बारे में अपनी पत्नी के आरोपों से इनकार किया है। उसने इन सब के पीछे अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराया है। इसके पीछे वजह जो है वो हम अपना मेडिकल एडमिशन करवा ली मेडिकल कॉलेज, कटिहार मेडिकल कॉलेज में, बिना किसी एग्ज़ाम दिए हुए 25 लाख रुपए डोनेशन दे करके। और अब जब मैं उनके डिलीवरी के बाद उनके फादर ने कहा था कि हम इनको रुखसत कर देंगे आपके घर तक, और फिर जब हम गए तो वो बोल रहे हैं कि मैंने करवा दिया है एडमिशन, करवाना है, करवा दिया नहीं है, करवाना है मुझे, और आप 25 लाख रुपए हमको दें और तभी आपकी दोनों बेटियों को हम वापस करेंगे, नहीं तो बंधक बना के रखेंगे उसको। तो 25 लाख रुपए मैं कहाँ से लूँ? फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित बहू के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इन सबके बीच उन बच्चियों का भविष्य भी दांव पर लग गया है जिन्होंने अभी इस दुनिया में कदम ही रखा है। इश्तियाक खान, जी मीडिया, पटना। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। उस आदमी ने करोड़पति बनने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया था, फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसे घर छोड़कर भागना पड़ता है। फिर पुलिस मामले की छानबीन करती है। वो शख्स करोड़पति तो नहीं बन सका, लेकिन दो दो बीवियों का पति बनकर सामने नजर आता है और फिर वो सलाखों के पीछे भी पहुंच जाता है। सबसे पहले हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें अपराधी गिरफ्तार होते हैं। आप देख रहे हैं थाने में खड़े इन लोगों को। इन सभी को पूर्णिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आवाज बदल के उसका आवाज अब आपको हम एक दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। जब दो पत्नी एक घर में रह सकते हैं, दो लोग क्यों रह सकते हैं? इस तस्वीर में दो महिलाएं दिख रही हैं। ये हैं तो एक दूसरे की सौतन, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने प्यार से एक दूसरे के गले में हाथ डाले खड़ी हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों एक साथ बहनों की तरह रहने का दावा भी कर रही हैं। जब दो पत्नी एक घर में रह सकते हैं, दो लोग क्यों रह सकते हैं? साथ रहेगी? क्यों नहीं, अच्छा से रहेंगे, खुशी से। हम ये भी रोए, हम रोए नहीं, हम तो कितना हंसते थे सभी से। उसका तो अधिकार छीन ली ना तुम तो कैसे छीनेंगे? नहीं ना। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। गजेंद्र, जी हाँ, ये वो नाम है जो रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखता था। गजेंद्र पहले ऑटो चलाता था, लेकिन सपने बड़े थे। फिर गजेंद्र उस रास्ते को चुनता है जो उसे सलाखों के पीछे ले जाता है। गजेंद्र पैसा दोगुना करने वाली एक कंपनी से जुड़ता है। वो अपने रिश्तेदारों से लाखों रुपए लेकर कंपनी में लगा देता है, लेकिन वक्त पर रुपया वापस नहीं करने पर परिजनों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। 27 जुलाई को पिंकी देवी नाम की महिला रघुवंश नगर थाने पे आई और बताई कि उनके पति 23 तारीख से गायब हैं घर से, और उनके मोबाइल पे आज कॉल आया है कि 12 लाख रुपये लेके आओ फिरौती के रूप में, और अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो और वापस ले जाना चाहती हो। तो तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस द्वारा त्वरित अनुसंधान शुरू किया गया। इस बीच अचानक गजेंद्र लापता हो जाता है। उसके लापता होने के बाद गजेंद्र के रिश्तेदार भी हरकत में आ जाते हैं। वो अपने फंसे हुए पैसों को निकलवाने के लिए एक अनोखी तरकीब निकालते हैं। कुछ अपराधियों से साठ-गांठ होती है। अपने फंसे हुए पैसे को निकलवाने के लिए उसके अपहरण का नाटक किया जाता है। अपराधियों को गजेंद्र के परिवार वालों से पैसे वसूलने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। पहले इसको कुछ लोगों द्वारा पकड़ा भी गया था पैसा लेने के लिए,
और इसी भय से ये घर से फरार हो गया था और उसका फरार होने का फ़ायदा उठा करके ये उसका रिश्तेदार जो है अन्य अभियुक्तों से मिल करके इसकी फिरौती की मांग कर रहा था। उनके द्वारा बताया गया कि जो अपहृत है मतलब गजेंद्र यादव, वो कहीं दूसरी जगह छुपा हुआ है और उसका कोई रिश्तेदार जो है इन लोगों को मोबाइल दिया था कि तुम लोग फिरौती की रकम मांगो और उसकी पत्नी से जो भी पैसा हो निकाल लो। जो अपहृत है इसको मधेपुरा जिला के कुरसंडी में से बरामद किया गया, नवाटोल कुरसंडी से बरामद किया गया, जहां पता चला कि यह अपनी पहली पत्नी के होते और बच्चों के होते हुए दूसरी शादी करके वहां रह रहा था। यहाँ नोट दुगुना करने के नाम पर कई लोगों से ये पैसा ठगा था अपने रिश्तेदार मुकेश के साथ मिल करके। गजेंद्र की पत्नी पिंकी देवी के मोबाइल पर फिरौती के लिए फोन आता है। पिंकी इसकी शिकायत पुलिस से करती है। पुलिस हरकत कराती है। वो धमकी देने वाले मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाती है। तब इस पूरे खेल का खुलासा होता है। धमकी देने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और वो अपना जुर्म भी कबूल कर लेते हैं। मतलब राजकुमार एक नाम का लड़का है, ठीक है ना सर। वो फोन वो लड़का को हम दोनों आदमी को मिलाया, तो दोस्ती मतलब बोला प्रॉपर्टी डीलर था वो, तो बोला कि थोड़ा बहुत तुम लोग भी कमा लोगे इनके साथ में रहोगे तो, और ठीक है ना। तो वो आने के बाद फ़ोन किया राहुल भाई को। फ़ोन करने के बाद बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मेरा टका इतना 6 लाख रुपया दिए थे, डबल करने के लिए 12 लाख रुपया होता है। तो वो शादी करके कहीं छुप गया है और उसकी पत्नी से अगर तुम लोग मदद करोगे तो मेरा पैसा वो वापस आ जाएगा। इसलिए हम लोग इनकार भी किए थे, तो बोला था कि यार मदद करोगे तो वापस आएगा। तो हम लोग भी सोचे कि चलो मदद कर देते हैं तो वापस आ जाएगा टका, तो अच्छी वाली बात है। तो इसीलिए तो हम लोग पैसा मांगने का कोशिश किया, लेकिन पैसा लेने के लिए हम भी नहीं गए अभी तक और पैसा लाने के लिए भी नहीं गए। कहानी में एक और मोड़ अभी बाकी है। पुलिस जब गजेंद्र को ढूंढ निकालती है तो एक नया ही मामला सामने आता है। पुलिस ने गजेंद्र को मधेपुरा से ढूंढ निकाला था। तब पता चलता है कि गजेंद्र ने मधेपुरा में एक और शादी कर रखी थी। हालांकि गजेंद्र की दूसरी शादी के बारे में उसकी पहली पत्नी को मालूम नहीं था, लेकिन दूसरी बीवी को सब मालूम था। ऐसे मतलब इसका मतलब कुटमैती है दुबी सुबी में। उसके यहाँ गए, मेरा भी घर बला टोला, हम सब स्कूल आते पढ़ने के लिए, तभी ये हमको पता नहीं है। पता था कि ये शादीशुदा है? हाँ, हमको मालूम है कि ये शादीशुदा लड़का है। फिर भी शादी? हाँ, तब पर भी हम शादी की, अपना मर्जी से शादी की। हम दोनों साथ रहेंगे, जैसे बहन रहते हैं वैसे रहेंगे। इस खुलासे के बाद सभी चौंक जाते हैं। गजेंद्र का अपहरण हुआ ही नहीं था। वो अपनी देनदारियों से बचने के लिए भाग गया था, लेकिन अब उसकी एक नहीं 2 पत्नियां थी और दोनों पत्नियां साथ रहने के लिए तैयार थी। जब 2 पत्नियां घर में रह सकते हैं तो लोग क्यों रह सकते हैं? साथ रहेगी? क्यों नहीं, अच्छा से रहेंगे, खुशी से। हम ये भी रोए, हम रोए नहीं, हम तो कितना हंसते थे सभी से। उसका तो अधिकार छीन ली ना तुम। कैसे छीनेंगे? नहीं ना। करोड़पति बनने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुनना गजेंद्र को महंगा पड़ा। इस मामले में एक साथ कई खुलासे ने सभी को चौंका दिया। मनोज कुमार, जी मीडिया, पूर्णिया। जिस उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए उस उम्र में आंखें 4 होने लगी, और जब आंखें 4 हुई तो फिर बीच में फासले आ गए। अब ये फासले मिटाने प्रेमिका निकल पड़ती है, सारी बंदिशों को लांघकर, घर परिवार छोड़कर, लेकिन पुलिस इन्हें नहीं छोड़ती। फिर क्या हुआ? प्यार में दोनों इस कदर डूबे थे कि पूरी दुनिया ही भूल बैठे। न अपनी उम्र की सीमा देखी और न ही अपने परिवार को देखा। बस उन दोनों को सिर्फ अपना प्यार नजर आया। और फिर प्रेमिका ने छोड़ दी सारी दुनिया अपने प्रेमी के लिए। वो पहुंच जाती है उससे मिलने। दोनों का प्रेम कोयम्बटूर से शुरू होता है। गए तो थे पढ़ाई करने, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ दोनों प्यार के 2.5 अक्षर भी पढ़ लेते हैं। यह मामला रांची के एक लड़के और राजस्थान की एक लड़की के बीच का है। दोनों तमिलनाडु के कोयम्बटूर के एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद लड़के ने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, लिहाजा दोनों के रास्ते भी अलग अलग हो जाते हैं।
जब मैं 10th स्टैंडर्ड पास होके यहाँ से निकला, मेरे पापा ने मेरे को कोयम्बटूर भेजा। कोयम्बटूर दैट इज़ इन तमिलनाडु। उसके अंदर कारुण्या है, वो स्कूल का नाम है कारुण्या रेसिडेंशियल इंटरनेशनल मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये स्कूल में हम लोग साथ में पढ़ते थे, सेम सेक्शन, सेम क्लास, सेम स्कूल। ठीक है, सब कुछ बात ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर हम लोग मतलब आराम से चल रहे थे, मतलब हम लोग में कुछ फीलिंग था, मतलब उस समय कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। जब ये पता चला कि ये जा रही है स्कूल छोड़ के, कारुण्या छोड़ के जा रही है अब वापस राजस्थान, तब मेरे को बुरा लगा, तो मैंने इसको प्रपोज़ किया मार्च 12 मार्च 2015 सॉरी। उसके बाद इसने 13 मार्च को एक्सेप्ट किया। पढ़ाई खत्म होने के बाद लड़का अपने घर रांची आ गया और उधर लड़की अपने घर राजस्थान चली जाती है, लेकिन दोनों के बीच फोन पर बातचीत जारी रहती है। और एक दिन लड़की अपने घर वालों के नाम एक पत्र छोड़कर चली आती है। हम मिलने के लिए आए थे इससे मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ कितने दिन तक रुके हैं? घर से पता कर आई? पता ही नहीं थे, पर चिट्ठी लिख कर आए थे कि हम घर से जा रहे हैं और 10 दिन बाद आ जाएंगे, और अगर नहीं हुआ तो आएंगे, नहीं तो नहीं। और चिट्ठी में क्या लिखे थे? चिट्ठी में यही लिखे थे हम कि घर पर अपना ख्याल रखना, हम जा रहे हैं घर छोड़ के, और 10 दिन बाद आ जाएंगे। लड़की ने बाकायदा मिलने की बात अपने प्रेमी से की थी। उसका प्रेमी उसके रांची आने के लिए बाकायदा ट्रेन का टिकट भी बुक कराता है और फिर लड़की रांची पहुंच जाती है। 1 महीना कुछ ऐसा हुआ, ये चली गई वहाँ से, फ़ोन पर बात होने लगा, ऐसा हुआ। ठीक है, फिर हम लोग दोनों को बहुत बुरा लगने लगा कि इतना मिल नहीं पाए, तो उसने बोला कि मैं आना चाहती हूँ, मेरे को आना है। बोला ठीक है आ जाओ, टिकट बुक कर दिया मैंने। तुमने टिकट? मैंने किया, आ गई यहाँ पे। कब आई? यहाँ पे 24 का टिकट था, 26 को यहाँ पहुँच गए। लड़की के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। लड़की को ना पाकर वो स्थानीय थाने में एक मामला दर्ज करा देते हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आ जाती है और प्रेमी प्रेमिका दोनों रांची पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। लड़की के परिजन भी रांची पहुंच जाते हैं। दोनों अभी नाबालिग हैं, लिहाजा CWC इस मामले में मदद कर रही है। मैं अभी देख रही हूँ, बच्चे को शेल्टर में दूंगी, लड़की बच्ची है इसलिए मैं उसको शेल्टर दूंगी। और जो देख रहे हैं FIR की कॉपी देख रहे हैं, इसमें जो एक्ट लगा है उस पर आगे कार्रवाई होगी, इस पर मैं कार्रवाई नहीं करूँगी। जिस उम्र में पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, उस उम्र में प्रेम की पींगे पढ़ाना कहाँ तक जायज़ है? गलत कामों का नतीजा भी गलत ही होता है। परिवार और समाज दोनों को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना होगा ताकि कच्ची उम्र में कदम न बहके। सनी शारा, जी मीडिया, रांची। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उन आंखों में सपने भरे गए, अच्छे अच्छे खाने के ख्वाब दिखाए गए, पैसे मिलने की बात भी कही गई, लेकिन कानून इसकी इजाजत नहीं देता और फिर पुलिस हरकत में आती है। पुलिस कानून का पालन करती है, उन सभी के ख्वाब पूरे होने के पहले उन्हें नींद से जगा देती है। झारखंड में ऑपरेशन मुस्कान जारी है। बाल मजदूरों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस बीच सब कुछ ठीक चलता नहीं दिखाई दे रहा। इस खेल में शामिल खिलाड़ी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो लगातार अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। ताज़ा मामला रांची से सामने आया है। राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन से 10 से ज़्यादा बाल मजदूरों को छुड़ाया जाता है। ये एक चौंकाने वाली तस्वीर है। नाम है आपका? बच्चा लोग कभी कभी चल जाता है। अच्छा, चल जाता है। रांची में काम होता है तो बच्चा लोग जाता है, तो बाहर में नहीं जाता है। बाहर भी हम लोग मना भी किए थे तो वो नहीं मानता है। क्या बोलिए, घूमने का शौक से जाएंगे हम लोग। खाने पीने का मिलता है ना सर, लालची से चल जाता है खाने के जाने वाले वहीं से हम लोग कावेरी हमेशा पार्टी झाटी में जाते हैं। डेली रोजाना करते हैं, एक दिन भी रोजाना
डेली का हिसाब से पैसा मिलता है। हाँ, डेली के जैसे आज आए तो कल हाजिरी मिला 300 रुपया, नहीं तो फिर कल का नहीं मिला। क्या बोल के ले जाया जा रहा है? पार्टी काम करते हैं, जैसे कोई कहाँ ले जाया जा रहा था? ऊपर। तो सुना आपने, जिन बच्चों को 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती, पेट भर खाना नहीं मिलता, तन पर ढकने के लिए कपड़े नहीं मिलते, उन्हें खाने के लिए मिठाई और मुर्गे मिले और साथ ही कुछ पैसे मिल जाएं, तो फिर मना कैसे करें? सवाल उस गरीबी का है जो जीवन के हर रंग को देखने से मना करती है। लिहाजा बच्चे अपना बचपन बेचकर, अपनी निश्चल मुस्कान बेचकर जिंदगी के कुछ रंग खरीदने निकल पड़ते हैं। ये 40 बच्चे, जिनमें 10 से ज्यादा नाबालिग भी हैं, उन्हें बोकारो ले जाया जा रहा था। इनसे कैटरिंग सर्विस में काम कराया जाता। 2 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट था। 200 रुपये रोजाना के हिसाब से मजदूरी तय हुई और इसके साथ ही भरपेट खाना भी मिलना था। अब भूख और लाचारी बच्चों को खींच लाती है। चाइल्ड लेबर से संबंधित मामला है। CWC वाले हैं, CWC वाले हैं, फिर रेलवे चाइल्ड लाइन वाले हैं। इन लोगों की पकड़ कर लाए। ये थाना है, हम लोगों ने रखा, उसको पूछताछ किया। वो लोग भी पूछताछ कर रहे हैं। हम लोग ने एक जो ले जाने वाला एक व्यक्ति पकड़ाया, पूछताछ किया। वो बता रहा है कि हम लोग इसको बोकारो ले जा रहे हैं, कैटरिंग का काम करवा रहे हैं। 2 दिन का काम है, फिर वापस ले जाएंगे। और फिर पूछे कि कौन है, कौन से किसका कैटरिंग है, तो उसने बोला कि कावेरी रेस्टोरेंट का ही मैनेजर है, उसने बताया। और हम लोग इसको ले जा रहे हैं बोकारो। दरअसल इन बच्चों और बड़ों को मजदूरी के लिए ले जाने की जानकारी GRP को मिलती है। उसके बाद बोकारो लोकल ट्रेन से सभी को उतार कर थाने ले जाया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि सभी को बोकारो ले जाया जा रहा था। सभी से पूछताछ के बाद CWC बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था की बात कर रही है। ले जा रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं वो पता नहीं चला। अभी बच्चों से मैं पूछ रही हूँ। उसके बाद जो ले जा रहा था मैं उससे जांच करूँगी कि किस मकसद से ले जा रही थी। अभी तो मकसद लग रहा है कि ये कैटरिंग का काम कराने के लिए कहीं पार्टी विशेष पर ले जा रही है। लेकिन पार्टी विशेष पर भी ले जा रही है तो छोटे बच्चे को ले जाने के लिए इनको लेबर डिपार्टमेंट से इजाज़त लेना चाहिए। पहला बात है कि छोटे बच्चे को काम कराना नहीं है। और ये बच्चे कोई कह रहे हैं कि स्कूल में पढ़ते हैं, कोई 8 क्लास 7 क्लास, कोई 9 क्लास। ऐसे बच्चों के लिए हमें पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए, न कि काम। इन बच्चों का बचपन तो बचा लिया गया, लेकिन सवाल है कि क्या उनकी मुस्कान बचाई जा सकी? क्योंकि मुस्कान भरे पेट और सपनों के पूरा होने की संतुष्टि से आती है। आखिर सरकार की योजनाएं कागजों पर दर्ज होकर फाइलों में ही क्यों कैद हो जाती है? इस सवाल का जवाब न जाने किसके पास है। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।